नमस्ते, मैं विक्रांत और आज की इस डिजिटल चर्चा में आपका स्वागत है। दुनिया एक युद्ध में है, कहीं यह सैन्य संघर्ष के रूप में है, तो कहीं आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। असल में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसके भयावह आर्थिक परिणाम किस रूप में और कब तक आ सकते हैं। लेकिन आज की यह डिजिटल चर्चा इस विषय पर नहीं है कि इस युद्ध का समापन कब होगा, कब तीनों देश टेबल पर बैठेंगे, युद्ध विराम की शर्तें तय करेंगे और युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाएगी। असल में आज की डिजिटल चर्चा इस विषय पर है कि कोविड-19 के बाद इस संकट ने एक बार फिर भारत को चिताया है कि भारत की आर्थिकी में एक गंभीर संरचनात्मक कमजोरी है, एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और यह संकट क्या है? यह संकट है हमारी आवश्यकता से ज्यादा रणनीतिक वस्तुओं के लिए दुनिया के तमाम देशों पर निर्भरता। रणनीतिक वस्तुओं का कहने का मेरा मतलब यह है कि ऊर्जा, खाद्य, फार्मा, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत आज भी अत्यधिक निर्भरता के संकट से गुजर रहा है। और इसलिए दुनिया में अगर आज के समय में कहीं भी कोई संकट आएगा तो भारत की आर्थिकी पर और उसकी दिशा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए आज की इस डिजिटल चर्चा के जरिए हम समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की यह अत्यधिक निर्भरता जैसा संकट क्या है और इसका हल क्या है, और भारत कौन से ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे वह, एक तो पूर्ण आत्मनिर्भरता का कोई सवाल ही नहीं है। पूर्ण आत्मनिर्भरता आज के वैश्विक दुनिया में 21वीं सदी में एक वास्तविक यथार्थ नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम जो रणनीतिक जरूरतें हैं वहां हम किस तरीके से निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें ताकि आने वाले किसी भी भविष्य के संकट में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो जाए। तो आज की कुल मिलाजुला कर यह डिजिटल चर्चा इस विषय पर ही है। असल में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे संकट में है, एक ऐसे संरचनात्मक कमजोरी में दिखाई पड़ती है जहां अगर कल को दुनिया में कोई घटना घटे तो हमारे घर का गैस सिलेंडर प्रभावित होता है, हमारे पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल प्रभावित होता है, हमें सेमीकंडक्टर को लेकर जूझना पड़ता है, हमें खाद को लेकर जूझना पड़ता है, हमें बेसिक पैरासीटामोल जैसी दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसको लेकर जूझना पड़ता है। और यही वो संकट है जो बार बार हमें कह रहा है कि भारत को हर हाल में कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा। असल में हमें इस संकट में एक बात जो समझ में आती है कि ये संकट क्यों इतना बड़ा हो गया। एक तो हमारा जो कच्चे तेल की जो हमारी सप्लाई थी वो बाधित हो गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। दूसरा, हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गए। और तीसरा, जो हमारा रुपया है वो अब $1 के मुकाबले टूटकर 95 के स्तर पर आ गया है, जो रिकॉर्ड लो की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कितना भार है, बस ऐसे समझिए कि एक तरफ सप्लाई नहीं है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ऊपर हैं और रुपया कमजोर होकर 95, यानी कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट अत्यधिक दबाव में है। और यह दबाव अब रुपए के लगातार गिरते मूल्य में हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए अभी यह संकट अन्य देशों के बीच में चल रहा है। सोचिए अगर कल को कोई संकट एशियाई देशों के बीच में आए और भारत की यही निर्भरता रही अन्य देशों पर, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने बड़े संकट के मध्य में हम खड़े दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि इस संकट ने हमें बताया कि अगर ऊर्जा के जो विकल्प हैं अगर वो कमजोर होंगे, अगर ऊर्जा महंगी होगी, हमारा रुपया कमजोर होगा, तो महंगाई अपने आप बिन बुलाए हमारे अर्थव्यवस्था में दस्तक दे देगी। और एक बार जब महंगाई आएगी ना, तो वो इंडस्ट्रियल, आम उपभोक्ता, सरकार सबको प्रभावित करेगी। और यही जो प्रभाव पड़ेगा यही अर्थव्यवस्था को एक दिन सुस्ती और फिर सुस्ती के बाद मंदी की तरफ लेकर चला जाएगा। इसलिए हमको अपने आर्थिकी के इस एक दृष्टिकोण पर बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी निर्भरता अगर हम देखें तो चीन पर भी बहुत ज्यादा है। और चीन हमारा स्वाभाविक मित्र देश नहीं है। हम एक ट्रेड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी घनिष्ठ मित्रता नहीं हो सकती है कि आने वाले किसी संकट में चीन हमारी मदद कर देगा। चीन अगर सप्लाई चेन को बाधित करे तो भारत को उसे स्टोर करने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि हमारी निर्भरता चीन पर भी बहुत अधिक है। और आगे हम इस चर्चा में समझेंगे कि किस तरीके से भारत दुनिया के तमाम देशों पर ऐसा निर्भर हो चुका है कि किसी भी संकट में वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में शामिल है। शुरुआत करते हैं ऊर्जा से। हमको एक तथ्य पता है
कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसका जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा है वह आयात पर निर्भर करती है। हम दुनिया भर के तमाम देशों से आयात करते हैं और कच्चे तेल का जो आयात है वो तकरीबन 88% है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि भारत में जिस तरीके से विकास हो रहा है, भारत में जिस तरीके से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत कच्चे तेल के आयात पे जो इसकी निर्भरता है वह बढ़कर 90% तक हो जाएगी। यानी कि भारत का यह संकट और गहरा होने वाला है। और इसमें अगर आप एलपीजी को देखेंगे तो इसकी भी स्थिति वही है कि तकरीबन हम अपनी कुल खपत का 60% से ज़्यादा हिस्सा आयात करते हैं। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो ये 60% इम्पोर्ट होता है, इसका 90% इसी हामुर्ज के इलाके से आता है, और जिसकी वजह से आज भारत के सामने एक ईंधन का भी संकट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया। इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप किसी एक सोर्स के जगह दुनिया के तमाम जो है स्रोतों से जो है आप आयात करना चालू करते हैं, तो आपकी निर्भरता किसी एक स्रोत से जब घटती है तो आप एक आर्थिक आयात विविधीकरण की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था किसी संकट के समय अगर किसी एक स्रोत पे अगर संकट आए तो आप बाकी तमाम अन्य स्रोतों से सप्लाई बढ़ाकर अपनी देश की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। भारत ने ये किया है रूस से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका के तमाम देशों से, और इसका प्रभाव है कि भारत इस संकट में भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या स्रोत बदल देने से, क्या दुनिया के तमाम स्रोत तैयार कर लेने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित हो जाएगी? क्योंकि हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ये जितने भी हम अभी इस समय उपाय कर रहे हैं ये एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है और आने वाले भविष्य के किसी संकट का ये जवाब नहीं है। इसलिए हमें अपने खपत पर सोचना होगा कि जिस तरीके की ऊर्जा खपत हम कर रहे हैं क्या हम उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। और यही वो निर्णायक बिंदु है जहां भारत को सोचना होगा कि वह किस तरीके से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खपत के पैटर्न में बदलाव कर सुनिश्चित कर सकता है। जैसे भारत के अगर आप कुल तेल उपभोग को देखें तो तकरीबन इसका 45% हिस्सा अकेले सड़क परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। आज के वर्तमान समय में भारत में तकरीबन 40 करोड़ गाड़ियां हैं और उसमें से महज 4% गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं। यानी कि भारत की जो सबसे पहली कमजोरी दिखाई पड़ती है कि आज भी उसका जो सड़क परिवहन क्षेत्र है वो आवश्यकता से ज़्यादा तेल पर निर्भर है। और इसलिए भारत को इस पर काम करना चाहिए कि कैसे भी करके एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाकर आने वाले कुछ वर्षों में भारत अपनी कुल गाड़ियों की संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए, तब जाकर कहीं कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता को घटाया जा सकता है। और यह सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि हमने कुछ सब्सिडी अनाउंस कर दी। अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी है तो आपको इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा और वह इकोसिस्टम एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में हमको काम करना चाहिए ताकि उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी, इसके अलावा कुछ ऐसे जो है सरल वित्त माध्यम उपलब्ध कराए जाएं ताकि जो है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़े, लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चालू करें और इस तरीके से हम अपने तेल पर कुछ 10% या 20% निर्भरता घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था तेलंगाना में कि तेलंगाना की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर उसके सरकारी कर्मचारी अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करते हैं तो 20% की सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे करके हमको हर राज्यों में ऐसे कुछ इनिशिएटिव लाने होंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ा सकें और कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को थोड़ा घटा सकें। ऐसे ही एलपीजी की भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है और यह संकट हमें इस समय चर्चा के रूप में दिखाई भी पड़ रहा है। हमें इसके विकल्प की तरफ बढ़ना होगा और विकल्प क्या है, तो एक तो बायोगैस का विकल्प है, दूसरा विकल्प ये है कि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ बढ़ें। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कुकिंग, तो मेरे इसके पीछे कहने का एक तर्क ये है कि भारत इस स्थिति में है कि उसको बिजली उत्पादन में समस्या नहीं है। वो आज के समय में दुनिया में अगर आप अध्ययन करें तो चीन के समानांतर अगर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में कोई मुल्क सच में बहुत बेहतर काम कर रहा है तो वो भारत है। इसलिए हमें बिजली उत्पादन के बारे में नहीं सोचना है, हमें कच्चे तेल से निर्भरता घटाने के लिए अपने कंजम्पशन पैटर्न को बदलना है। और कंजम्पशन पैटर्न यही है कि जहां ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हमारी निर्भरता है उसको शिफ्ट किया जाए अन्य विकल्पों पर, और अगर उसमें एक विकल्प इलेक्ट्रिक का उपलब्ध है तो उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे कहने का मेरा तर्क ये है
कि अगर आप थोड़े से आंकड़ों का अध्ययन करें तो जो नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी है, जिसे जिसे हम ग्रीन एनर्जी भी सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, जिसमें हाइड्रो पावर है, एयर पावर है, सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, भारत ने 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि वह अपने कुल ऊर्जा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50% कर देगा। लेकिन आश्चर्य होगा आपको जानकर कि भारत ने यह लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है और इस समय भारत की जो नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी है वो तकरीबन 260 गीगावाट है, जिसमें सोलर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। पीएम सूर्य घर योजना इस समय देश में काफ़ी चर्चा में है, लोग अपने घरों के छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। तो भारत ने इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को हासिल किया है। लेकिन एक इसमें कमजोरी ये दिखाई पड़ती है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 9.5 दिन की जो है रिजर्व क्षमता है, और अगर हम प्राइवेट और अन्य कैपेसिटी को जोड़ दें तो ये तकरीबन 25 दिन बनती है। हमारे 2 प्रस्तावित बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, एक उड़ीसा के चंडीखोल में है और दूसरा कर्नाटक के पादूर में है। हमें अपने इस एक्सपेंशन को बहुत तेजी से काम करना होगा और आने वाले महज कुछ वर्षों में भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर तेजी से काम करना चाहिए। और जब दुनिया कह रही है कि कम से कम मिनिमम 90 दिन का होना चाहिए, मुझे लगता है कि भारत के पास इतनी क्षमता है, संसाधन है, मानव श्रम है, तकनीकी है, जगह है कि वह 180 दिन तक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना सकता है। और अगर भारत यह बनाने में सफल हो जाए अगले 5 वर्षों में, तो आने वाला कोई भी संकट भारत को कम से कम 6 महीने तक तो प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस पर भी काम करना चाहिए। और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 30% कर देंगे। मुझे लगता है कि हम 50% तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं, एशियाई देश हैं, जिन्होंने ये कर दिखाया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अपने कुल उपभोग में बढ़ाई जा सकती है। चाहे वो वियतनाम का उदाहरण ले लें या कंबोडिया का उदाहरण ले लें, तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था तो ये कर ही सकती है। बस जरूरत ये है कि हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो और वह प्लान ऑफ एक्शन बहुत सही तरीके से देश में लागू किया जा सके, तब जाकर हम अपनी इस ऊर्जा निर्भरता को खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा जो बिंदु है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, वो है हमारी उर्वरक निर्भरता, खाद निर्भरता, क्योंकि यह हमारे देश के किसानों से और हमारे खाद्यान्न संकट से सीधा जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें 3 हिस्सों में बांटकर समझना होगा, क्योंकि उर्वरक जो है वो 3 अलग अलग हिस्सों में है। पहला है यूरिया। यूरिया के मामले में हम देखें तो भारत अब यहाँ एक रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। तकरीबन 87% जो अभी प्रोडक्शन है यूरिया का, वह भारत में हो रहा है। और यह संभव इसलिए हुआ कि 2019 के बाद 6 बड़े यूरिया संयंत्रों का हमने बनाया है, या हमने उनको फिर से दोबारा चालू किया है या विस्तार किया है, जिसमें गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी जैसे प्रमुख संयंत्र प्रमुख रूप से हमने देखे हैं कि इनको विस्तारित किया गया, और जिसकी वजह से यूरिया के मामले में भारत ने एक रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल की है, जिससे हमारे खाद्य संकट में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन इसके अलावा 2 उर्वरक और हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। एक है डीएपी, जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। भारत इसके लिए दुनिया भर के देशों पर 60% निर्भर है और इसके लिए उसको आयात करना पड़ जाता है। ऐसे ही जब हम पोटास की बात करते हैं तो भारत की निर्भरता 100% है और इसे दुनिया भर के देशों से इसे मंगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम सप्लाई चेन को देखें तो ये चिंता और गहरी हो जाती है, और इसलिए गहरी हो जाती है क्योंकि हमारे जो इंपोर्टर हैं, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, वो बहुत सीमित हैं। जैसे रूस कुल उर्वरक आयात में तकरीबन 30% की हिस्सेदारी रखता है, और अगर जब हम नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम के कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो इस उर्वरक में उसकी हिस्सेदारी 60% है। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, जब हमारी उर्वरक सप्लाई बाधित हुई थी रूस से, तब अगर आप जाकर बजट देखें तो जो हमारा सब्सिडी था, फर्टिलाइजर सब्सिडी, वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका था। यानी कि भारत के लिए यह एक आर्थिक संकट भी है और भारत के लिए एक सामरिक संकट भी है कि किसी भी संकट की स्थिति में उसकी खाद्य और उसके किसानों के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही चीन पर हम पोटास और फास्फेट के लिए बहुत निर्भर हैं। तो हमें अब जो है इसको एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह समस्या सिर्फ सप्लाई साइड की नहीं है कि दुनिया भर के देशों में अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा। मैं इस समस्या को एक खपत आधारित समस्या के रूप में भी देखता हूं।
क्योंकि जब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी लगती है, सरकारी स्रोतों से जानकारी लगती है कि भारत में जो उर्वरक की खपत है उसमें बहुत असंतुलन है। और इस असंतुलन का आज परिणाम ये है कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास का जो उपयोग अनुपात है वो इस समय 10.9, 4.9, 4.4 और 1 के रेशियो में, जबकि हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक मानक है वो 4:1 रेशियो का होना चाहिए। यानी कि इस असंतुलन से एक तो हमारी मृदा प्रभावित हो रही है और दूसरा हमारा खपत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिससे हम अभी भी हमें दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा उर्वरक इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सरकार ने प्रयास किया कि मृदा रिपोर्ट के जरिए किसानों को बताया जाए कि आपको आपके खेत में इतने ही उर्वरक की जरूरत है, लेकिन यह उस स्तर पर अभी सफल नहीं हुआ है कि हम अपनी खाद खपत को कम कर पाए। तो इसलिए जरूरत यह है कि कैसे भी अगर संभव हो तो किसानों तक पहुंचा जाए, हर खेत तक पहुंचा जाए, किसानों को भी बताया जाए कि उर्वरक की खपत को हमें कम करना है क्योंकि हम आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा देश में ही डाइअमोनियम फॉस्फेट, पोटास को लेकर एक राष्ट्रीय लक्ष्य की शुरुआत की जाए, एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत हर हाल में उर्वरक निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़े। जैसे पोटास को लेकर सरकार ने अभी इसे महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसका एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है और संभव है कि आने वाले समय में भारत पोटाश का उत्पादन भी करने लगे। लेकिन हमें इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस मामले में भी हमारी निर्भरता आवश्यकता से ज्यादा है। अब एक है दवाइयों की निर्भरता। यहाँ पे एक विरोधाभास है। असल में WHO द्वारा जितनी भी दवाएं प्रमाणित की गई हैं उसमें से 57% दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया की दवा फैक्ट्री कहा जाने वाला भारत अपने दवाओं के कच्चे माल के लिए आवश्यकता से ज्यादा चीन पर निर्भर है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दवाओं को बनाने के लिए जिस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, हमको 70% से ज्यादा अकेले चीन से आयात करना पड़ता है। और स्थिति यह है कि कुछ दवाओं में यह निर्भरता 90% से भी ऊपर है। जैसे पेनिसिलिन में तकरीबन 95% API के लिए हमें चीन पर निर्भर होना पड़ता है। आइब्रूप्रोफेन में भी यह निर्भरता 95% है और पैरासिटामोल में 91% है। 53 ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनके कच्चे माल के लिए हमारी चीन पर निर्भरता 90% से ज्यादा है। इसलिए हम एक तरफ दुनिया के दवा की फैक्ट्री तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आवश्यकता से ज्यादा हम एक मुल्क पर निर्भर हैं उसके कच्चे माल के लिए। इसलिए हमें यह भी सोचना होगा कि जो फार्मा इंडस्ट्री को लेकर जो हमारी निर्भरता चीन पर आवश्यकता से ज्यादा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सरकार ने अपनी PLI स्कीम के जरिए API बनाने वाली कंपनियों को समर्थन तो दिया है, लेकिन अभी भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम चीन से अपनी डिपेंडेंसी को घटा सकें। और ये जो तमाम क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, भारत अगर चाहे तो इन जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है, क्योंकि भारत ने साबित किया है पिछले कुछ वर्षों में कि उसके पास स्किल है, उसके पास रिसोर्स है, उसके पास क्षमता है, कैपिटल है, विजन है कि वो कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में इस समय देश में सेमीकंडक्टर प्लांट की चर्चा खूब हो रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है। आप देखिए तो हर 1-2 महीने पर इस समय अभी बीते दिनों की न्यूज है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है जो रिकॉर्ड 14 या 20 महीने में समथिंग में बनकर तैयार हुआ है। तो भारत ने दुनिया को दिखाया है कि वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा सकता है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी वो दुनिया के तमाम देशों की लीग में शामिल हो सकता है। जैसे एक समय स्थिति ऐसी है भारत की कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट IC होता है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं और इसमें भी हमारी डिपेंडेंसी चीन और ताइवान जैसे देशों पर बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने दिखाया कि वह अगर एक मिशन के साथ आगे आए तो यह कर सकती है। जैसे 76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए यह शुरुआत हुई थी। आज 10 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए देश में लग चुके हैं और यह इसलिए संभव हो पा रहा है कि दुनिया जो ग्लोबल टैलेंट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसमें 20% अकेले भारत में मौजूद है। इसलिए भारत ये कर सकता है और भारत कर रहा है, ये दुनिया को दिखाया भी जा रहा है। ऐसे ही रक्षा के क्षेत्र में एक सिपरी की रिपोर्ट आती है कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं रक्षा संसाधनों के लिए।
और जब रशिया और यूक्रेन का संकट हुआ तो हमें एक बात ये समझ में आई कि हमें जो अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस ओवरहालिंग के लिए जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए जो हमें रशिया से मिलते हैं, उसमें जब डिले होने लगा तो हमें एक बात ये समझ में आई कि किसी एक सोर्स पर आवश्यकता से ज़्यादा निर्भर होने का खतरा ये है कि कल को अगर उस देश में कोई संकट आए तो हमारी अपनी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन भारत ने रक्षा उत्पादन में भी कमाल किया है और दुनिया को चौंकाया है कि भारत अपने जरूरी रक्षा संसाधनों का निर्माण खुद ही देश में कर सकता है। जैसे 2025 में रिकॉर्ड जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ वो 1,54,000 करोड़ का हुआ। ऐसे ही पिछले 11 सालों में जो हमारा रक्षा निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वह 34 गुना बढ़ा है और हमने 23,622 करोड़ रुपए का निर्यात बीते वर्ष किया है। यानी कि भारत रक्षा उद्योग में अगर ये चमत्कार कर रहा है, सेमीकंडक्टर में ये काम करके दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ऊर्जा के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र में और फार्मा के क्षेत्र में भी ये कमाल कर सकता है। रास्ता ये है कि हमें एक लक्ष्य बनाना होगा। कुछ छोटे अवधि के लक्ष्य हो सकते हैं, कुछ मध्य अवधि के लक्ष्य हो सकते हैं और कुछ बड़ी अवधि के लक्ष्य हो सकते हैं। और इस तरीके से हम अगर चलें तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ही हम एक रणनीतिक आत्मनिर्भरता तो हासिल कर लेंगे। जैसे अभी भारत के पास 25 दिनों के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता है। भारत अगर अगले 3 साल या 5 साल का एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े तो वह यह इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व की क्षमता को 25 दिन की जगह 180 दिन में बदल सकता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, पैसा है, मानव श्रम है, जगह है और हम ये कर सकते हैं। ऐसे ही ईवी एडॉप्शन की जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी है, तो भारत अगले 5 सालों में अगर एक कठोर नीति के साथ आगे बढ़े, अगर वो एक ईवी इकोसिस्टम को डेवलप करे, अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वित्त की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करें, तो हम देखेंगे कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन में भी 50% के एक अविश्वसनीय लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो हमें ऐसे कुछ जरूरी लक्ष्यों की तरफ बढ़ना होगा। हमें एपीआई जो दवाओं के बनाने का जो कच्चा माल है, अगर हम चाहें तो हम उसका भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते हैं। कम से कम हमें 3 महीने का या 2 महीने का ऐसा तो हमें एक रिजर्व बनाना ही चाहिए, ताकि आने वाले किसी भी संकट में भारत कम से कम एक निश्चित अवधि तक खुद को बचा सके और उस दौरान वो तमाम ऐसे उपाय कर सके जिससे देश को बचाया जा सके। तो ये किया जा सकता है और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर भारत को सही मायनों में अगर 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे अपनी यह निर्भरता घटानी होगी। और यह निर्भरता इसलिए भी घटानी होगी क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में ना सिर्फ उसकी आर्थिकी प्रभावित हो रही है, बल्कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी प्रभावित हो रहा है। भारत की अपनी सामरिक जो स्थिति है वो भी प्रभावित हो रही है और दुनिया में उसे एक दबाव की स्थिति महसूस करनी पड़ रही है, जहां उसे अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बार बार अलग अलग स्रोतों को ढूंढना पड़ रहा है, वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी ये है कि भारत ऐसे तमाम उसको है रणनीतिक क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, वहां आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े और यह करना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ें तो आने वाले कुछ वर्षों में ही ये हासिल किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप मेरे साथ जुड़िए और ऐसे ही तमाम विषयों पर हम अपनी डिजिटल चर्चा का ये क्रम आगे जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।